मैं हृदय से आभारी हूँ डॉक्टर गंगा सहाय मीणा जी का कि उन्होंने एक तरह से मुझे आदिवासी साहित्य को गंभीरता से समझने का एक मौका दिया है। मैं बहुत विनम्रता के साथ ये स्वीकार करना चाहता हूँ कि मौका होने के बावजूद, और इसके अपराधी हम में से ज़्यादातर लोग हैं, मैं खासकर, क्योंकि मैं देवघर का रहने वाला हूँ, संथाल परगना का, और इसलिए ये अपराध मेरा ज़्यादा है कि मैं उस समाज को नहीं जानता जिसने हमारे पूर्वजों को रहने के लिए जगह दी थी। उस समाज के ज़्यादातर लोगों को हमने दत्तवन बेचते हुए, घरों में बर्तन मांजते हुए, दूसरे काम करते हुए, बोझा ढोते हुए देखा, सुना कभी नहीं, आवाज़ कभी नहीं सुनी। इसलिए जाना नहीं कि आदिवासी की एक भाषा होती है। ये बहुत बाद में जाकर हमारे समझ में आया। रघुवीर साहब ने ठीक ही आक्रोश फिल्म की आलोचना की थी, यह कहकर कि यह एक तरह की फैसिस्ट फिल्म है जिसमें आदिवासी बोल नहीं पाता है और आदिवासी को आप एक हिंसक देह के रूप में दिखलाते हैं, दो देहों के रूप में, एक जो पीड़ा पाती है और दूसरे जो पीड़ा का प्रतिकार एक हिंसक कृत्य से करती है, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर पाती। रघुवीर साहब की यह बात उस वक्त समझ में नहीं आई जब हमने उनकी समीक्षा करी, लेकिन अभी गंगा साहब मीणा जी ने यह किताब दी, लेखों का यह संग्रह मुझे दिया, और मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि मैं इसे एक बैठक में पढ़ दिया। तो इसलिए लेखों की पठनीयता का आप अंदाज इस तरह कर सकते हैं। वे लेख बहुत ही आत्मीयता के साथ लिखे गए हैं। आलोचना में यह गुण दुर्लभ होता है। कटुता उनमें बहुत कम है, जो प्रायः आजकल शिकायत और कटुता का स्वर दिखलाई पड़ता है, वो बहुत कम है। कहीं कहीं आपको मिलेगा वो स्वर, लेकिन वो बहुत जायज़ है। जैसा मैंने कहा कि अगर मुझसे कोई देवघर का मेरा आदिवासी मित्र कहे कि तुमने तो मुझसे कभी बात नहीं की, तो यह शिकायत बहुत ही जायज़ है। इन लेखों को पढ़ते समय मुझे रघुवीर साहब की वो बात बार बार याद आई, और इनमें से किसी एक लेख में उसका जिक्र भी है। यह बात दलित साहित्य के संबंध में बात करते समय भी की जाती है और आदिवासियों के संबंध में भी की जाती है कि दरअसल, और गोपाल गुरु ने इस पर काफ़ी बात की है कि दरअसल आप आदिवासियों को या दलितों को, मैं फिर दलितों को अलग करता हूँ, आदिवासियों को आप देखेंगे कैसे? क्या वो सिर्फ संवेदनशील देह हैं, शरीर हैं, या मस्तिष्क भी हैं? यानी आप जिसे सिद्धांतीकरण कहते हैं, सिद्धांतीकरण की भाषा जब तक आपकी न हो और आपकी अवधारणाएं न हो, तब तक क्या आप बाकी सिद्धांतीकरणों को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे? और यह असमर्थता दरअसल किसकी है? क्या यह असमर्थता आदिवासियों की है कि वह हमारी भाषा में सिद्धांतीकरण नहीं कर पा रहे हैं, या यह असमर्थता हमारी है कि हम इस विपुल आदिवासी भाषा संपदा और भाषा भंडार तक पहुंच ही नहीं पाए? तो सवाल इसका नहीं है कि वे इस भाषा को सीख रहे हैं कि नहीं, सवाल इसका भी है कि हम में से कितने लोगों ने वो या मुंडारी या संथाली या बाकी तमाम भाषाएं सीखी हैं, और हम में से कितनों को वह सीखने की इच्छा है। तो यह प्रश्न दरअसल एक तरह से दो तरफा घर आने और जाने का है, और मैं सिर्फ एक प्रसंग से इसको जोड़ना चाहूँगा। उसके पहले मैं इस संग्रह से दो उदाहरण आपको सुनाना चाहूँगा। यह इसमें एक लेख है, दलित और आदिवासी साहित्य तुलनात्मक अध्ययन। उसमें मेघालय के एक कवि की कविता से उद्धरण है, और उनमें से एक उद्धरण मैं आपको सुनाना चाहूँगा। देर हो गई, बहुत बहुत देर हो गई, लौटने में लफ्ज़ से लफ्ज़ तक
बात से बात तक, दिल से दिल तक, देर हो गई बहुत, लगाकर खुद को आग, किसका करूं मैं इंतजार, जिंदगी या मौत का, देर हो गई बहुत, नदियों के ऊपर पुल बांध के। और दूसरा एक उद्धरण, और यह इसलिए कि आमतौर पर जब हम आदिवासी साहित्य या दलित साहित्य की बात करते हैं तो शुरुआत हम कुछ पैट्रोनाइजिंग ढंग से करते हैं, संरक्षणवादी ढंग से करते हैं कि अच्छा अभी ये अपने अनुभव की बातें करेंगे। तो विडंबना वगैरह तो बहुत आगे की चीज होती है जो परिष्कृत संस्कृति में ही देखी जाती है, लेकिन आप इन दो अंशों को देखिए। और यह वेरियर एल्विन, जो दरअसल भारत में आदिवासियों को समझने में स्वतंत्र भारत की मदद करने वाले पहले लोगों में से एक, जवाहरलाल नेहरू के बहुत ही प्रिय, उन्होंने अपनी किताब सॉन्ग्स ऑफ फॉरेस्ट में जिस लोकगीत को संकलित किया, सिंगूम का चीका, उसके पंक्तियां मैं आपको सुना रहा हूं। उन्होंने मेरी खड़ी फसल ले ली, उन्होंने मेरी जमीन पर कब्जा किया, उन्होंने मेरे शरीर पर नियंत्रण रखा, अब वे मेरे मन को दबाना चाहते हैं। भाई, उन्हें क्यों नहीं मिलेगा यश। और तीसरा उदाहरण, ये मेरे ही इलाके के हैं, डोमन साहू, और मेरी इनसे मुलाकात भी थी बचपन के दिनों में। डोमन साहू समीर पत्रिका भी निकाला करते थे, इसलिए इसका पूरा मौका था हम लोगों के पास कि हम उस समाज को समझ सकें, और अगर हमने नहीं समझा तो ये हमारी बहुत बड़ी कमी थी। बुरु सैगल लोक दो होड़को गेला, निंगान जीवी लोक तो तोकोय हेला, निंगान जीवी लोक तो बुरसी सिंगल, निंगान जीवी लोक तो तोकोय गेला। मतलब ये कि जंगलवा आग सभे देखा, मनवा में लगल आग दोनों नहीं देखा। तो प्रश्न सिर्फ इसका नहीं है कि आदिवासी का मतलब है जंगल छीना जाना, उसकी जमीन ले ली जाना, और जिस बात को इस साल के अप्रैल में उच्चतम न्यायालय की एक बेंच ने, त्रिसदस्यीय बेंच ने, नियमगिरी पहाड़ियों के संबंध में अपना फैसला सुनाते हुए कहा, उन्होंने यह कहा कि जहां तक आदिवासी यह समझते हैं कि नियम राजा का राज है और यहाँ उनके धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार है, वहां तक की जमीन के नीचे गड़े हुए खनिज पर सरकार का अधिकार नहीं है। भारत सरकार ने यह कहा कि दरअसल इस खनिज संपदा पर हमारा अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नहीं, आप दरअसल इन आदिवासियों की तरफ से ट्रस्टी हैं, इसलिए आपका अधिकार नहीं है, अधिकार इन आदिवासियों का है। और ये पहली बार उच्चतम न्यायालय ने, मैं जहां तक जानता हूं, एक तरह से इस सांस्कृतिक अधिकार को स्वीकार किया। जैसा इस पुस्तक से बहुत स्पष्ट है कि यह भाषा संसार बहुत ही विपुल, बहुत ही समृद्ध, और इसका सैद्धांतिक संसार भी बहुत ही विपुल और बहुत ही समृद्ध है। प्रश्न यह है कि क्या हमारा, यानी जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जो इस भाषा में बात करने के आदी हैं, जिसमें मैं कर रहा हूँ, क्या हमारा और उनका संवाद हो सकता है। अपनी बात को मैं सिर्फ एक प्रसंग से समाप्त करना चाहूँगा। कल एक अन्य प्रसंग में मैंने उसका जिक्र किया था और मैं यहाँ दोहरा रहा हूँ, अगर उनमें से कुछ लोग हुए तो क्षमा याचना के साथ। आज़ादी मिलने के बाद जब संविधान निर्माण का समय आया तो संविधान सभा में आदिवासियों के प्रतिनिधि भी थे, लेकिन प्रश्न यह आया कि यह आदिवासी इस भारतीय राज्य में किस तरह शामिल है, और ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था। वेरियर एल्विन और कुमारप्पा की मदद से जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू, मौलाना आजाद, इन लोगों ने आदिवासी समाज के 5 बुद्धिजीवियों को बुलाया दिल्ली। वे दिल्ली आए और उनसे बातचीत हुई, और उन लोगों ने कहा कि भाई देखिए, यह जो राज्य आप बना रहे हैं, राष्ट्र राज्य, इस राष्ट्र राज्य से हमारा कोई तालमेल नहीं। या आपका राष्ट्र राज्य है, या आपका संविधान है, या आपकी भाषा है, इससे हमारा कोई तालमेल नहीं है। हमारी दुनिया और आपकी दुनिया अलग है। ऐसा नहीं कि हम आपके साथ रहना नहीं चाहते, लेकिन हम आपके साथ रहना चाहें
इसके लिए आपको अपने राष्ट्र राज्य की पूरी समझ को बदल देना होगा और उसको काफी लचीला और तरल बनाना होगा। उन लोगों ने यह बात कही कि दरअसल संविधान निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया होगी वह एक तरह से होम कमिंग की या घर में लोगों को बुलाने की प्रक्रिया होनी चाहिए। यह ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप कुछ नियम लागू कर दें और हमें कहें कि बस आप इन नियमों को मानते हैं तो आप यहाँ शामिल होते हैं और नहीं तो नहीं। उन्होंने यह कहा कि आप हमें इस बात की आजादी दीजिए कि हम जब चाहें तब आपके राष्ट्र राज्य से अलग हो सकें, जब चाहें हम आपके राष्ट्र राज्य में वापस आ सकें। क्या आप इसकी आजादी दे सकते हैं? यह बात नेहरू, पटेल, सरोजिनी नायडू, मौलाना आजाद को ठीक ठीक समझ में नहीं आई यह बात कर क्या रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में राष्ट्र राज्य का एक नक्शा था, संविधान का एक नक्शा था। नेहरू ने अनुरोध किया कि मैं आपकी बात थोड़ी थोड़ी समझ रहा हूं, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा मौका दे दीजिए, थोड़ा स्थिर हो जाने दीजिए। बंटवारा हुआ है, लाखों लोग इधर से उधर हुए हैं, थोड़ा स्थिर हो जाने दीजिए, फिर हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। आदिवासी बुद्धिजीवियों का समूह लौट गया, वह समय फिर आया नहीं। आज उस संवाद के तकरीबन 60 साल बाद आदिवासी और भारतीय राष्ट्र राज्य एक भीषण संघर्ष में, और इस संघर्ष के समय यह संग्रह आया। इस क्षण को समझने की जरूरत है। क्या यह भारतीय राष्ट्र राज्य का आखिरी संघर्ष है जिसमें वह पूरी तरह से स्थापित कर देना चाहता है अपने आप को, और क्या यह इस भूमि के पहले रहने वालों का इस राष्ट्र राज्य की अवधारणा से एक प्रतिरोध है जिसको वो लगातार चला रहे हैं? और क्या यह संभव है कि हम एक भाषा विकसित कर सकें जो भाषा विकास की भाषा ना हो? और यहां मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि इसी के प्रति सावधान किया था उन सारे लोगों ने, और इस विकास की अवधारणा का भी इस संग्रह में कई जगह जिक्र आया है कि दरअसल विकास यही तो एक ऐसी अवधारणा है जिसका आदिवासियों से टकराव है, क्योंकि आप राष्ट्र के नाम पर और विकास के नाम पर आप आदिवासियों को लगातार कहते हैं कि आप यह जगह छोड़ दीजिए, आप यह जगह छोड़ दीजिए, आप इतनी जगह छोड़ेंगे तो इतनी मेगावाट बिजली पैदा होगी जिससे राष्ट्र का भला होगा और राष्ट्र राज्य का विकास होगा। यह बात उसी आदिवासी बुद्धिजीवी समूह ने नेहरू को कही थी कि अभी तुरंत एक शब्द का आविष्कार हुआ है जिसे दरअसल प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने इजाद किया है। वह शब्द है विकास, और उन्होंने नेहरू को कहा कि हम आपको चेतावनी देना चाहते हैं, इस शब्द को याद रखिएगा। यह एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे आपके राष्ट्र राज्य की देह में फैलेगा और ये इतने लोगों को नष्ट करेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वह बात आज फलीभूत हो रही है, और जैसा मैंने कहा कि यह संघर्ष दरअसल आदिवासी भूमि पर लड़ा जा रहा है। इस संघर्ष का सिद्धांतीकरण भी उसी भूमि में होगा और उसी भाषा में होगा, और उसे हमें समझने की कोशिश करनी होगी। मैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और विनम्रता से अपनी कमी स्वीकार करना चाहता हूं कि इस पूरी दुनिया से एक तरह का अपरिचय है। अब इस शेष जीवन में वो परिचय कैसे होगा मैं नहीं जानता, लेकिन उसकी इच्छा जरूर है। शुक्रिया।